नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं। किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आजकल पूछे जाने का बहुत तेज़ी से ट्रेंड चल रहा है। तो इस वजह से आप लोगों को भी करंट अफेयर के क्वेश्चन को तैयार करवाने के लिए एक बेहतरीन क्लास में पर डे लेके आता हूँ मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, कि पिछले दिन के जैसे 4 तारीख के जितने भी करंट अफेयर हैं, 3 तारीख के, 2 तारीख के, कोशिश रहती है कि पर डे के करंट अफेयर पर डे मैं करवाता जाऊं। जैसे 4 तारीख के करंट अफेयर 5 को करवा दूं, 5 का 6 तारीख को करवा दूं। तो इसी क्रम में मैं भी करंट अफेयर की क्लास लेके आए, एक बेहतरीन क्लास जो कि बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को क्लासें दी जाती हैं। तो साथियों, आइए हम लोग भी अपने करंट अफेयर को क्लास को करें। आप लोग अपनी प्रॉपर एक नोटबुक बना लीजिए। उस अपनी नोटबुक में सारे करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन हैं उसे आप लोग नोटिस किया करिए। साथ ही साथ बीच बीच में 2-5 मिनट टाइम दे के रिविज़न भी करते रहा करिए, जिससे कि चीज़ें नोटिस रहें। ठीक है ना। तो आइए साथियों, करते हैं। आज की सबसे पहली जानकारी है कि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री आई के गुजराल के सम्मान के तौर पर स्मारिका डाक टिकट जारी किया। कैसा स्मारिका डाक टिकट जारी किया हमारे भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री आई के गुजराल के सम्मान के तौर पर। तो हम लिखेंगे उपराष्ट्रपति ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री एम वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री आई के गुजराल के सम्मान पर आई के गुजराल के सम्मान के तौर पर स्मारिका डाक टिकट जारी किया। स्मारिका डाक टिकट जारी किया। हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री एम वेंकैया नायडू, कौन? श्री एम वेंकैया नायडू जी, ये भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री आई के गुजराल के सम्मान के तौर पर स्मारिका डाक टिकट, कैसा स्मारिका डाक टिकट को जारी किया। ठीक साथियों, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। साथियों, श्री नायडू ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा कि श्री गुजराल एक विद्वान व्यक्ति, मधुर भाषी और सज्जन राजनेता थे, जिन्होंने अपने सक्षम आने वाली चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद कभी भी अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा वह एक सर्वप्रिय व्यवहार के स्वामी थे, जो अपनी कमी को बताने वाले के प्रति विनम्र रहते थे, और उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अनेक मित्र भी
क्या किए, बनाए। साथियों, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को एक बहुआयामी व्यक्तित्व के रूप में स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, यह अध्ययन एवं कविता पढ़ने का काफ़ी आनंद लेती हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विदेश मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान गुजराल सिद्धांत के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। किसके लिए? विदेश मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान गुजराल सिद्धांत के रूप में हमेशा उन्हें क्या किया जाएगा? हमेशा याद किया जाएगा। ठीक साथियों। और साथियों, उपराष्ट्रपति ने शांति और विकास को अन्य सभी चीज़ों के मुकाबले प्राथमिकता दिए जाने पर जोर देते हुए कहा कि प्रगति के लिए शांति पहली आवश्यकता है। किसके लिए? प्रगति के लिए शांति पहली आवश्यकता है और शांति के बिना कोई विकास नहीं हो सकता। ठीक साथियों। ऐसा कौन कहा? ऐसा स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री आई.के. गुजराल जी ने कहा। श्री आई.के. गुजराल जी ने कहा। ठीक साथियों। और इस मौके पे जब ये स्मारिका डाक टिकट जारी किया गया साथियों, तो इस मौके पे श्री नरेश गुजराल संसद सदस्य, श्री तरलोचन सिंह पूर्व सांसद, श्री वी सेल्वा कुमार मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल तमिलनाडु सर्कल और श्रीमती सुमति रविचंद्रन पोस्ट मास्टर जनरल चेन्नई शहर ने भी इस वर्चुअल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ठीक साथियों। इस कार्यक्रम में ये सभी लोग क्या किए? सभी लोगों ने हिस्सा लिया इस कार्यक्रम में। और साथियों, अगर अगली जानकारी की हम लोग बात करें, किसकी? अगली जानकारी की हम लोग बात करें अगली जानकारी है साथियों कि पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसैनिक के बीच पैसेज अभ्यास पासेक्स का आयोजन किया गया। लिखते हैं हम लोग, पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में, अगली जानकारी है पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास, भारतीय नौसेना के बीच पैसेज अभ्यास जिसे पासेक्स भी कहते हैं, पैसेज अभ्यास का आयोजन किया गया। यह आयोजन साथियों 4 और 5 दिसंबर को किया गया। ये जो आयोजन कौन सा? पासेक्स आयोजन जो किया गया साथियों, यह 4 और 5 दिसंबर को आयोजित किया गया। कब? 4 से 5 दिसंबर के बीच में साथियों आयोजन किया गया। तो यह जो भारतीय नौसेना अर्थात IA 4 से 5 दिसंबर 2020 के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में रूसी फेडरेशन नेवी के साथ पैसेज अभ्यास अर्थात पासेक्स कर रही है। इस अभ्यास में रूसी फेडरेशन नेवी की दिशा निर्देशित मिसाइल, कौन? रूस की तरफ से साथियों दिशा निर्देशित जो मिसाइल है उसे क्रूजर वरयाग कहा जा रहा है। क्या? क्रूजर वरयाग बड़ा पनडुब्बी रोधी जहाज एडमिरल
पेटेलेएव और मध्य दूरी का महासागरीय टैंकर पचेगा भी हिस्सा ले रहा है। रूस की तरफ से साथियों अगर बात करें तो रूस की तरफ से मिसाइल क्रूजर वर्याग, रूस की तरफ से मिसाइल क्रूजर वर्याग और अगर साथ ही साथ बात करें बड़ा पनडुब्बी रोधी जहाज, बड़ा पनडुब्बी रोधी जहाज जिसका क्या नाम है, एडमिरल पेटेलेएव, और इसी के साथ साथ अगला है जिसका नाम है मध्य दूरी का महासागरीय टैंकर जो है पचेगा भी हिस्सा लेगा। कौन? पचेगा हिस्सा लेंगे। ये सभी साथियों कौन से? ये सभी जो है पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसैनिक के बीच जो पैसेज अभ्यास, कौन सा पैसेज अभ्यास किया जा रहा है, उस अभ्यास में क्रूजर वर्याग मिसाइल भाग लेगा, साथ ही साथ बड़ा पनडुब्बी जहाज एडमिरल पेटेलेएव भी भाग लेगा, साथ ही साथ पचेगा हिस्सा भी लेगा। पचेगा भी एक क्या है? यह महासागरीय टैंकर है जो कि अभी हिस्सा लेगा। अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से स्वदेश निर्मित दिशा निर्देशित मिसाइल युद्धपोत शिवालिक और पनडुब्बी रोधी टोही युद्धपोत, कौन सी? टोही युद्धपोत कदमत और अपने विभिन्न हेलीकॉप्टरों के साथ ये साथियों रूस की तरफ से हिस्सा लेंगे। ये सभी कौन से? क्रूजर वर्याग और एडमिरल पेटेलेएव, साथ ही साथ पचेगा। और अगर भारत की तरफ से बात करें, भारतीय नौसेना की तरफ से अगर बात करें साथियों तो इसकी तरफ से जो स्वदेशी दिशा निर्देशित मिसाइल है जिसका नाम है शिवालिक युद्धपोत, शिवालिक। और अगर बात करें पनडुब्बी रोधी टोही युद्धपोत कदमत, टोही युद्धपोत कदमत, और साथ ही साथ साथियों बात करें तो कदमत, ये सभी ये सिर्फ यही साथियों कदमत ये इस आयोजन में कौन सा पैसेज अभ्यास जो ये आयोजित किया जा रहा है, इस अभ्यास में ये भारत की तरफ से नौसेना की तरफ से युद्धपोत शिवालिक और टोही युद्धपोत कदमत हिस्सा लेंगे। और अगर रूस की तरफ से बात करें तो क्रूजर वर्गाय, एडमिरल पेटेलेएव और साथ ही साथ पचेगा, ये सभी क्या लेंगे? युद्धपोत जो होंगे ये इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। कौन से? जो पैसेज अभ्यास आयोजित किया गया है 4 से 5 दिसंबर 2020 के बीच इसका आयोजन किया गया है। साथियों इसका जो है यह अभ्यास 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना के नौसेना दिवस 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना के नौसेना दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जो दोनों मित्र सेनाओं के बीच साझा की जा रही है। मजबूत दोस्ती के बंधन को महत्व देता है। पाश्चात्य भारत रूस रक्षा संबंधों की मजबूती की ओर बढ़ाया गया एक और कदम है। दोनों सेनाओं ने इंदिरा नेवी जैसे नियमित द्विवर्षीय अभ्यास के जरिए मजबूत संबंधों का निर्माण किया। इंदिरा नेवी का पिछला संस्करण उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में 4 से 5 सितंबर, पिछला संस्करण जो हुआ था वो उत्तरी हिंद महासागर में हुआ था और ये संस्करण पूर्वी हिंद महासागर में
हो रहा है। तो पिछला जो हुआ था संस्करण वो 4 से 5 सितंबर को हुआ था 2020 को ही, और जो ये वाला संस्करण आयोजित किया जा रहा है यह 4 से 5 दिसंबर 2020 को आयोजित किया जा रहा है। ठीक, ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। कैसी बातें हैं? ध्यान रखने योग्य बातें हैं साथियों। अब अगर अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो हमारे जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री हैं कौन? श्री नितिन गडकरी जी, वो आज नागालैंड में 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अगली जानकारी हम लोग देखते हैं। श्री नितिन गडकरी ने अगली जानकारी है, श्री नितिन गडकरी ने नागालैंड में एक प्रमुख एनएच परियोजना का एनएच का मतलब साथियों एक प्रमुख एनएच का मतलब नेशनल हाईवे हुआ, आप सभी लोग जानते हैं। नागालैंड में एक प्रमुख एनएच परियोजना का उद्घाटन करेंगे। क्या करेंगे? उद्घाटन किया और लगभग 266 किलोमीटर की उद्घाटन किया और लगभग 266 किलोमीटर लंबी और लगभग 4127 करोड़ रुपए की 4127 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित लागत वाली 14 अन्य परियोजनाओं को एनएच परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 14 अन्य एनएच परियोजनाओं की आधारशिला रखी। क्या कि साथियों 14 अन्य हमारे भारत के जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी ने नागालैंड में एक प्रमुख एनएच परियोजना का उद्घाटन किया। क्या? एक प्रमुख एनएच परियोजना का उद्घाटन किया जो 266 किलोमीटर लंबी है। कितने? 266 किलोमीटर लंबी है। और इसमें अगर लागत की बात करें साथियों तो 4127 करोड़ रुपए की लागत से कितना? 4127 करोड़ रुपए की लागत से 14 अन्य परियोजनाओं का भी आधारशिला रखे। 14 अन्य परियोजनाओं की भी आधारशिला रखे। ठीक साथियों, और अगर इसमें हम बात करें तो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज नागालैंड में 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन और शिलान्यास किया। अर्थात 4 तारीख को ही इन्होंने किया था साथियों। इस अवसर पर साथियों नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेफियू रियो, सड़क परिवहन व राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह, सांसद, विधायक और केंद्र तथा राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस
इन NH परियोजना की लंबाई 266 किलोमीटर, जिस पर लगभग साथियों 4127 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है। कितने? 4127 करोड़ रुपए की लागत साथियों बताई जा रही है। ठीक। और साथियों अगर बात करें तो इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार उत्तर पूर्व तथा नागालैंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पिछले 6 वर्षों के दौरान नागालैंड में 667 किलोमीटर लंबी सड़क को NH नेटवर्क में जोड़ा गया, जो लगभग 76% की वृद्धि को दर्शाता है। कितने? 76% वृद्धि को यह दर्शाने का काम करता है। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों, इसी में अगली न्यू इन्फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें तो अगली नई जानकारी है साथियों कि किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर CCTV कैमरा लगाने का निर्देश दिया। बहुत अच्छी बात है, हम लोग लिखेंगे। किस न्यायालय ने, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने, अगली जानकारी है साथियों, सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने साथियों, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसी के जितने भी पुलिस स्टेशन या तो कार्यालय हैं, उन सभी कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर CCTV कैमरा लगाने का निर्देश दिया। कौन निर्देश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने। साथियों सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2020 को यह आदेश साथियों सुप्रीम कोर्ट 2 दिसंबर 2020 को जारी किया। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2020 को जारी किया और कहा कि देश भर के थानों में CCTV कैमरे लगाने का निर्देश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि सही भावना से कोर्ट के आदेश को लागू कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को CBI, प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ED और राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात NIA समेत जांच ऐसी एजेंसियों के दफ्तर में CCTV व रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का निर्देश दिया है जिनके पास गिरफ्तारी करने व पूछताछ करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राजस्व इंटेलिजेंस विभाग और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय समेत ज़्यादातर जांच एजेंसियां सहित देश के सभी थानों में CCTV लगाना अनिवार्य किया जाए। ऐसा कौन कहा? ये जानकारी हमारा सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश जारी किया। किसके किसके दफ्तर के लिए आदेश जारी किया साथियों? मैंने बताया आपको कि CBI के लिए, साथ ही साथ प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ED के लिए, साथ ही साथ राष्ट्रीय एजेंसी
जिसे हम NIA भी कहते हैं, इन सभी दफ्तरों में CCTV व रिकॉर्डिंग जैसे उपकरण लगाने का आदेश जारी किया। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें, कौन सी अगली जानकारी की बात करें तो भारत के किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक का, भारत के किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक का 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। तो साथियों MDH कंपनी का नाम है, MDH के मालिक, MDH के मालिक MDH प्रतिष्ठित कंपनी, प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक, MDH प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक, MDH प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक का 3 दिसंबर 2020 को, मालिक का 3 दिसंबर, अभी मालिक का नाम भी बता रहा हूँ, 2020 को निधन हो गया। MDH एक प्रतिष्ठित मसाला कंपनी है साथियों। MDH जो है यह एक प्रतिष्ठित क्या है, प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड की कंपनी है। इनके मालिक का कब 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। कब निधन हुआ? 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। साथियों MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी ने 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। इससे पहले धर्मपाल गुलाटी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे, पर कोविड को मात देने के बाद 3 दिसंबर को उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनका निधन हो गया। धर्मपाल गुलाटी दादाजी मसाला किंग ऑफ स्पाइसेज और महाशय जी के नाम से मशहूर थे। अगर ये कि धर्मपाल गुलाटी की बात करें तो धर्मपाल गुलाटी जी को, ये जो मसाला ब्रांड के जो मालिक थे, इनका नाम क्या था? धर्मपाल गुलाटी। धर्मपाल गुलाटी इनका नाम था, लेकिन प्यार से इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें साथियों महाशय जी भी कहा जाता था। महाशय जी, साथ ही साथ किंग ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता था। किंग ऑफ स्पाइसेस। साथ ही साथ इन्हें और क्या कहा जाता था साथियों? इन्हें दादाजी भी कहा जाता था। दादाजी। साथ ही साथ मसाला किंग भी कहा जाता था साथियों इन्हें। इतने नामों से जो धर्मपाल गुलाटी जी थे साथियों, इन्हें महाशय जी, किंग ऑफ स्पाइसेस, दादाजी, साथ ही साथ मसाला किंग के नाम से भी ये क्या थे? मशहूर थे। उनके मसाले का यह कारोबार साथियों धीरे धीरे बहुत फैला और वे अक्सर अपने उत्पादों का ऐड खुद ही करते थे। उन्हें अक्सर टीवी पर अपने मसालों के बारे में बताते देखा जाता था। उन्हें दुनिया का सबसे उम्रदराज ऐड स्टार भी माना जाता है। ये जो धर्मपाल गुलाटी जी हैं साथियों, इन्हें मसाला का सबसे उम्रदराज ऐड स्टार भी माना जाता है। ठीक साथियों, मसाला का नहीं, किसी भी ऐड के स्टार की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उम्रदराज के ऐड स्टार के रूप में इन्हें जाना जाता था। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें तो किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? जाति के आधार पर जो भी आवासीय कॉलोनियां हैं, उन सभी कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह कौन सा राज्य है बताइए? तो साथियों
महाराष्ट्र कैबिनेट ने, महाराष्ट्र की सरकार ने, या लिखें महाराष्ट्र की कैबिनेट ने महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली जाति आधारित नामों वाली कौन सी जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बदलने के प्रस्ताव को क्या साथियों मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथियों हम आपसे बताएं कि 2 दिसंबर, यह साथियों आदेश की प्रस्ताव की बात करें तो 2 दिसंबर 2020 को यह प्रस्ताव लाया गया। 2 दिसंबर को 2020 को इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 2 दिसंबर 2020 को इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। साथियों कैबिनेट ने जाति के आधार पर सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र राज्य के जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों, जैसे कि अगर बात करें तो ब्राह्मणवाड़ा, महारवाड़ा, ढोर बस्ती, बौद्धवाड़ा, माली गली और मांगवाड़ा का नाम बदलकर समता नगर, भीमनगर, ज्योति नगर, शाहू नगर और क्रांति नगर कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री के कार्यालय ने यह कहा कि इन क्षेत्रों का नाम बदलने का निर्णय सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए किया गया है। इन सभी कॉलोनियों का, जिन कॉलोनियों का नाम मैंने बताया, जैसे ब्राह्मणवाड़ा, महारवाड़ा, ढोर बस्ती, बौद्धवाड़ा, माली गली और मांगवाड़ा जैसे जो भी नाम हैं, इन सभी नामों को बदलने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि सौहार्द और भाईचारा, साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। ठीक साथियों, सौहार्द, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो इसी में अगली जानकारी है कि किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक MOU साइन किया, MOU हस्ताक्षर किया है। किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए ऊपर साफ कर लें साथियों, आप लोग ऊपर की चीज़ें नोट कर लिए होंगे। तो साथियों अमेरिका ने अगले 10 वर्षों के लिए अमेरिका ने अगले 10 वर्षों के लिए अमेरिका ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और साथ ही साथ साथियों संरक्षण पर सहयोग के लिए
एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। साथियों, अमेरिका और भारत ने, कौन? अमेरिका और भारत ने अगले 10 वर्षों के लिए, किसके लिए? अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा, साथ ही साथ संरक्षण पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, एक MOU साइन किया गया। साथियों, भारत और अमेरिका ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग करने और दोनों देशों में IP सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। IP सिस्टम का मतलब है साथियों बौद्धिक संपदा। ठीक, भारत और अमेरिका के बीच इससे पूर्व हस्ताक्षरित समझौते 9 वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था। इससे पहले भी भारत और अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा परीक्षा, साथ ही साथ संरक्षण के सहयोग के लिए MOU साइन किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था, जो कि 9 वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। कब? 9 वर्ष पहले ही समाप्त हो चुका है। ये फिर से नए सिरे से ये हस्ताक्षर या समझौता हस्ताक्षर किया गया। साथियों, इस समझौते के तहत दोनों देश पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन और भौगोलिक संकेत जैसे क्षेत्रों में आने वाले 10 वर्षों तक IP अधिकारों को हासिल करने, उन्हें अपने देश में लागू करने और उन्हें अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। इस समझौते के बाद भारत और अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा प्रणाली में मजबूती आएगी और नवाचार के साथ साथ परस्पर विश्वास भी बढ़ेगा। जब दोनों देश एक दूसरे के लिए काम करेंगे तो आपसी देशों की भाईचारा, साथ ही साथ और आपसी देशों का जो संबंध है वो भी और प्रगाढ़ होगा और क्या होगा? मजबूत होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत और अमेरिका ने 10 वर्षों के लिए फिर से समझौता हस्ताक्षर किया है। किसके लिए? बौद्धिक संपदा परीक्षा, साथ ही साथ संरक्षण के सहयोग के लिए ये हस्ताक्षर किया गया है। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें तो भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? भारत के किस राज्य की विधानसभा ने भारत की आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। साथियों, आंध्र प्रदेश राज्य, भारत का आंध्र प्रदेश राज्य ऐसा राज्य हुआ है कि जो कि अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग, कौन सी जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक क्या किया है? पारित किया है। ठीक साथियों, यह साथियों विधेयक 1 दिसंबर 2020 को पारित किया गया। कब? यह विधेयक 1 दिसंबर 2020 को लाया गया। कब लाया गया साथियों? 1 दिसंबर 2020 को इस विधेयक को लाया गया। एक दिसंबर 2020 को साथियों यह विधेयक लाया गया। गेमिंग संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया अर्थात ध्वनि के आधार पर इसके लिए सहमति जताई गई, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बिल पर बोलते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने क्या कहा
कहे कि राज्य के कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के बाद कर्ज में फंसने के बाद अपने आत्महत्या कर लेने के कारण यह बिल पेश किया गया। यह बिल इसलिए लाया गया कि कुछ लोग सट्टा जिसे आप लोग कहते हैं जी, कुछ लोग ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं और उसमें पैसा लगाते हैं। पैसे में जब वो हार जाते हैं, हमारे भारत के जो भविष्य है, युवा हैं, जब पैसे में वो हार जाते हैं तो आत्महत्या करने के लिए क्या होते हैं, मजबूर होते हैं। इस वजह से इस विधेयक को लाया गया और इस विधेयक को लाकर ऑनलाइन गेमिंग पर क्या किया गया, अपने राज्य में प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही साथ साथियों, राज्य के गृह मंत्री के अनुसार ऑनलाइन गैम्बलिंग जुआ समाज में आपराधिक व्यवहार को प्रेरित कर रहा है और धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगठित अपराधों की संख्या में वृद्धि भी कर रहा है। ठीक साथियों, इसलिए इस पे क्या किया गया, ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया गया। यह विधेयक 1 दिसंबर 2020 को लाया गया। जब थोड़ा सा एग्जामिनर टफ क्वेश्चन बनाएगा तब आपसे डेट पूछेगा, अदरवाइज सिर्फ ये पूछेगा कि वह कौन सा राज्य, भारत का वह कौन सा राज्य है जो कि अपने विधानसभा में राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो वहां आपको आंसर क्या देना पड़ेगा साथियों, आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक, अगली जानकारी है साथियों कि भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की है। भारत ने 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 2 दिसंबर 2020 को संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक आयोग की 7वीं बैठक किस देश के साथ आयोजित की गई। तो साथियों, सूरीनाम देश के साथ। सूरीनाम देश आप लोग सुने होंगे, मैं भी बताता हूँ। सूरीनाम देश के साथ आयोजित की गई। किस देश के साथ साथियों, सूरीनाम देश के साथ आयोजित। भारत ने 2 दिसंबर 2020 को कौन से संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक, संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक किसके साथ, सूरीनाम देश के साथ इस बैठक का आयोजन किया गया। साथियों, विदेश मंत्रालय ने यह बताया कि भारत सूरीनाम संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक आभासी बैठक दोनों देशों द्वारा 2 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने, राजनीतिक संवाद को गहरा करने में मौजूदा प्रणाली के महत्व पर चर्चा करने के साथ साथ बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर विचार का आदान प्रदान किया। इन दोनों देशों के निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत सूरीनाम का संयुक्त आयोग वर्ष 1992 में स्थापित किया गया। ये जो साथियों भारत सूरीनाम का संयुक्त आयोग था, इसे 1992 में स्थापित किया गया। भारत और सूरीनाम का संयुक्त आयोग वर्ष 2002 में, कब, 1992 में स्थापित किया गया। 1992 में स्थापित किया गया। ये जो साथियों भारत और सूरीनाम का संयुक्त आयोग था, इसे 1992 में क्या किया गया, स्थापित किया गया। साथ ही साथ साथियों सूरीनाम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए वर्ष 1998 से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। आर्थिक क्षेत्र में इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कुल $228.49 मिलियन का था। इन दोनों देशोल के बीच जो व्यापार था साथियों, वो $228.49 मिलियन का इनका क्या था, व्यापार था। इनका व्यापार कब कितना था साथियों,
$228.49 मिलियन का इन लोगों का द्विपक्षीय व्यापार था। ठीक साथियों, और इसे सूरीनाम ने संयुक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सीट के लिए वर्ष 1998 से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। भारत इसका उम्मीदवार जो है 1998 से हुआ है। ठीक साथियों, 1998 से भारत इसका क्या हुआ है, उम्मीदवार हुआ है। और इसमें और कुछ जानकारी देखते हैं अगर मिल जाती है तो। अब साथियों अगली बात करें अगली नई जानकारी की, तो वो है साथियों ब्रिटिश पीएम जॉनसन जो है हमारे गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के मुख्य अतिथि हो सकते हैं। ठीक साथियों, हमारे जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है। हम यहाँ लिखेंगे नई जानकारी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बोरिस जॉनसन को वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपचारिक रूप से आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है। क्या है साथियों, औपचारिक रूप से आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा औपचारिक रूप से आमंत्रित किए जाने की क्या है साथियों, उम्मीद है। ठीक साथियों, इससे पहले जॉनसन ने अपनी ओर से अगले साल ब्रिटेन में पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले साथियों अगले साल ब्रिटेन के पीएम जो हैं बोरिस जॉनसन जी, ये अपने भारत के प्रधानमंत्री को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। गणतंत्र दिवस साथियों परेड के आखिरी बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1993 में जॉन मेजर मुख्य अतिथि हुआ करते थे। हमारे भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में साथियों आखिरी बार अगर बात करें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1993 में आए थे। इससे पहले आखिरी बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणतंत्र दिवस परेड पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1993 में जॉन मेजर जी क्या आए थे। इससे पहले साथियों अगर बात करें अगर बोरिस जॉनसन जी को 2021 में बुलाया जाता है, किसे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी को 2021 में गणतंत्र दिवस की परेड के अवसर पर अगर बुलाया जाता है, तो इससे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आखिरी बार गणतंत्र दिवस परेड में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करें तो 1993 में जॉन मेजर जी शामिल हुए थे। कब? जॉन मेजर जी 1993 में शामिल हुए थे गणतंत्र दिवस, भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में। ठीक साथियों,
अगली बात करें साथियों तो न्यूजीलैंड ने जलवायु आपात की घोषणा की है। न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है, ऐलान किया। न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की। न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा के साथ साथ घोषणा के साथ साथ 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को साथ ही 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की। साथियों न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ जलवायु आपातकाल की घोषणा की। उसी के साथ साथ 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की भी ऐलान किया है। 2025 तक न्यूजीलैंड ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का ऐलान किया है। साथियों इस घोषणा के बाद न्यूजीलैंड अब उन 32 अन्य देशों में शामिल हो गया जिन्होंने जलवायु आपातकाल की घोषणा की। ठीक साथियों, इससे पहले 31 अन्य ऐसे देश हैं जो न्यूजीलैंड से पहले किसकी जलवायु आपातकाल का ऐलान कर चुके हैं। जलवायु आपातकाल का ऐलान कर चुके हैं। अब न्यूजीलैंड के सहित टोटल 32 ऐसे देश हैं जो कि जलवायु आपातकाल का ऐलान कर चुके हैं। ठीक साथियों, इनमें साथियों अगर बात करें तो जापान, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन भी शामिल है। जलवायु आपातकाल की अगर बात करें साथियों तो इसमें जापान, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन भी शामिल है। इसी में ब्रिटेन, ये सभी देश साथियों जलवायु आपातकाल का ऐलान कर चुके हैं। साथियों न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की बात करें, जैकिंडा अर्डन। कौन? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डन ने लेजिस्लेटर्स से कहा कि जलवायु आपातकाल की घोषणा कर हम उन बोझ पर संज्ञान ले रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाला है। साथ ही यह उस देश के लिए है जिसमें आगामी पीढ़ियां जन्म लेने वाली हैं और यह उन कर्ज के बारे में है जो उन पर पड़ेगा। यदि हम इस मुद्दे पर अभी निर्णय नहीं लेंगे तो बाद में समस्या हो सकती है। क्या हो सकती है? बाद में समस्या हो सकती है। ऐसी बातें जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डन हैं उन्होंने कहा। ठीक साथियों, अगर हम लोग न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डन जी है। साथ ही साथ यहाँ की अगर राजधानी की बात करें तो वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है। न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी साथियों वेलिंगटन है।
वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है। और अगर मुद्रा की बात करें साथियों तो न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की मुद्रा है। क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की क्या है साथियों? न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की? न्यूजीलैंड की। प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डन, राजधानी वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है। ठीक साथियों। और अगर अगली बात करें साथियों अगली जानकारी की बात करें एक इंफॉर्मेशन और हम लोग लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अगली जानकारी है साथियों, विदादी में स्थापित किया जाएगा कर्नाटक का पहला 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु के विदादी में नगरपालिका कचरे पर, हम लिखेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, नहीं ठीक लिखा ना, येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक का पहला कर्नाटक का पहला 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट बेंगलुरु के विदादी में विदादी में स्थापित किया जाएगा। साथियों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक का पहला 11.5 मेगावाट का पावर प्लांट जो होगा साथियों वो बेंगलुरु के विदादी में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? बेंगलुरु के विदादी में स्थापित किया जाएगा। यह साथियों जो 11.5 मेगावाट का यह बिजली संयंत्र पर आधारशिला रखेंगे। ये साथियों नगर पालिका कचरे पर आधारित होगा। यह साथियों ये जो 11.5 मेगावाट का बिजली संयंत्र है साथियों यह किस पे आधारित रहेगा? कचरे पर आधारित रहेगा। यह कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है साथियों। अगर बात करें ये जो बिजली संयंत्र 11.5 मेगावाट का बिजली संयंत्र पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है साथियों यह कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा? कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इसे स्थापित किया जा रहा है साथियों। साथ ही साथ राज्य का अपनी तरह का पहला बिजली संयंत्र है जो नगर पालिका के 600 टन कचरे को 11.5 मेगावाट ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करेगा। ठीक साथियों, यह प्लांट जो है साथियों
मौजूदा पावर ग्रिड में 80.59 मिलियन यूनिट बिजली जोड़ेगा। कितना? 80.59 मिलियन यूनिट। या 80.5 कितना? 80.59 मिलियन यूनिट बिजली जोड़ने का काम करेगा। साथ ही साथ साथियों पावर प्लांट प्रोजेक्ट का निर्माण इस पावर प्लांट प्रोजेक्ट के निर्माण में साथियों 260 करोड़ रुपए, कितने? 260 करोड़ रुपए की लागत से यह बनेगा। 260 करोड़ रुपए की लागत से इस पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। ठीक साथियों, कितने? 260 करोड़ रुपए के पावर प्लांट से साथियों निर्माण किया जाएगा। कर्नाटक की बात करें अगर, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बारे में मैंने बताया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। और अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो वाजूभाई वाला यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। राज्यपाल की बात करें अर्थात गवर्नर की बात करें तो वाजूभाई वाला यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। वाजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर, कहाँ के? कर्नाटक के गवर्नर है। ठीक साथियों, तो आज हम लोगों ने कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को करने का काम किए, जानने का काम किए, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं साथियों। और उन क्वेश्चनों को पढ़ना आप लोगों को बहुत अनिवार्य भी है अगर सिलेक्शन आप लोगों को चाहिए। सिलेक्शन की जो है उम्मीद उस बच्चे से पूछिए जो कि हमेशा देखा रहता है, और उसके बाद उसका कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर से जब रुकता है तो उसके इम्पोर्टेंस को 1 नंबर 2 नंबर के इम्पोर्टेंस की बात उस विद्यार्थी से पूछिए जिसका कि 1 नंबर 2 नंबर से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। ठीक, तो ये तो 4-4 5-5 क्वेश्चन की बात है साथियों। ठीक, तो आप लोग करंट अफेयर को अच्छे से यहाँ पे पढ़ा करिए, पढ़े डेली आया करिए हमारे इस YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे। साथ ही साथ क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। साथ ही साथ क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। साथ ही साथ जितने भी सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ आप एक्टिव हैं हर जगह इसे शेयर किया करिए, जिससे कि और भी विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुँच सके जिन्हें कि विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल के ऐसी क्लासों की आवश्यकता है। ठीक साथियों, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आपके ही अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए भी 3 क्लासें इस समय दी जा रही हैं। पहली क्लास सुबह दी जाती है जो कि लगभग 10 बजे के आसपास बाल विकास की क्लास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की। दूसरी क्लास आप लोगों को दोपहर में हिंदी की दी जा रही है। साथ ही साथ तीसरी क्लास आप लोगों को सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस से रिलेटेड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की भी क्लास आप लोगों को दी जा रही है। आपके जो भी भाई बहन, चाचा चाची या जो भी रिलेटिव हैं उन सभी को आप लोग बताइएगा कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पे टेट, सी टेट एंड यूपी टेट के लिए भी क्लासें चल रही हैं। साथियों हमारा जो यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट का बैच स्टार्ट हुआ है, उस बैच का सिलेक्शन बैच नाम है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, एक भी पैसे उसमें चार्ज नहीं है, चार्जेबल नहीं है। ठीक, बस आप लोग जुड़िए, आप लोगों की सेवा की जा रही है। दूसरी चीज़ यह है कि जो सी टेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना सुनिश्चित हुआ है, उस डेट को टारगेट करते हुए हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं और 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं कि 31 जनवरी 2021 के कम से कम 10 दिन पहले हम अपने सिलेबस को ख़त्म करेंगे और शेष जो बचा हुआ 10 दिन होगा उसमें हम लोग रिवीजन का काम करेंगे। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लासों को आप लोग देखा करिए। अगर पिछली क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो क्लास भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक साथियों, ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।